तो गाइस पिछले पार्ट में हमने नामी, चॉपर, सांजी, ओसॉप और फ्रैंकी को अलग अलग आइलैंड्स पर देखा था। ये सभी लोग सही सलामत हैं और आज के इस पार्ट में हम लोग बाकी के मेंबर्स को देखने वाले हैं। इसके बाद हम एक आइलैंड पर पिरोना को देखते हैं जो कि एक कैसल के बाहर बैठकर कुमा के बारे में सोच रही होती है। उस कुमा के बच्चे को मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर वो मुझे दोबारा मिला तो मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। मुझे मेरे घर वापस जाना है। मुझे गैको और ये सामा के पास वापस जाना है। और ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी इसके पीछे एक धमाका हो जाता है। ये क्या है? हो सकता है कुमा ने किसी और को भी भेजा हो। और उसकी तरफ खुशी से तेजी से आगे बढ़ने लगती है और यहाँ पर पहुँचने के बाद इसे जोरो मिलता है। लो गाइस देख लो, पिछले पार्ट में पूछ रहे थे ना जोरो कहाँ पर है, ये रहा भाई। जोरो को देखकर पिरोना शॉक हो जाती है। अरे ये तो वही स्ट्रॉ हेड पायरेट्स का एक मेंबर है ना। ये तो बेहोश पड़ा है। क्या ये मर चुका है? हेलो, क्या तुम जिंदा हो? जोरो हल्का सा मूव करता है और एक स्माइल करता है। लगता है बहुत ही जल्द मरने वाला है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था। और जोरो को यहीं पर मरने के लिए छोड़कर चली जाती है। इसके बाद रात हो जाती है और अगले दिन का सूरज भी निकल आता है और हम पिरोना को देखते हैं जो कि जोरो का इलाज कर रही है। चलो इतनी भी बुरी नहीं है ये। और 2-4 दिन के इलाज के बाद जब पिरोना सो रही होती है तो जोरो अपनी आंखें खोलता है। जोरो होश में आ जाता है और कुमा के बारे में सोच रहा होता है और जोर से चिल्ला देता है जिसकी वजह से पिरोना भी डर जाती है और इसकी आंखें खुल जाती हैं। जोरो की नजर पिरोना पर जाती है। तुम तो वही हो ना? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? हाँ, भूत देख ले तुमने? जोरो उठते हुए इससे पूछता है कि इसकी तलवार इसने कहाँ पर रखी है। भूल जाओ इसे, मैं तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। तुम मुझे सबसे पहले मारोगे इस तलवार से। मेरी तलवार मुझे वापस करा। और पिरोना जोरो के ऊपर हमला कर देती है जो कि जोरो को लग जाता है और जोरो रोते हुए कहता है, मैं कचरा हूँ, मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। मैं इस दुनिया में जिंदा क्यों हूँ? मैं बहुत कमजोर हूँ। ये सुनकर पिरोना एक अजीब तरह से स्माइल करती है। अब से मैं जो चाहूँ तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद जोरो अपनी आंखें खोलता है। कितने अच्छे लग रहे हो अब तुम। और ऐसा बोलकर जोरो के साथ लिपट जाती है और हम देखते हैं कि इसने जोरो का कुछ ऐसा हाल किया है। पागल लड़की हट जा, मेरे पास इन चीजों के लिए समय नहीं। मुझे वापस जाना होगा अपने दोस्तों के पास। तुम जाना चाहते हो? ठीक है, तुम जा सकते हो। और जोरो को बाहर जाने का रास्ता दिखाती है और जोरो यहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले अपनी तलवार के बारे में पूछता है पिरोना से। तो क्या तुम सच में मुझे छोड़कर यहाँ से जाने वाले हो? हाँ, अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं इस पूरी कासल में अकेली रह जाऊंगी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा बोलकर जोरो यहाँ से जाने लगता है, पर तभी जोरो के सामने एक बड़ी सी पिरोना आ जाती है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। और जोरो के ऊपर अपना एक बड़ा सा अटैक कर देती है जिसकी वजह से जोरो जोर से चिल्लाता है। और यहाँ पर हम एक और आइलैंड को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे घर होते हैं जो कि टूटे हुए हैं, लेकिन उनमें से एक घर से आवाजें आ रही होती हैं और उस घर के अंदर बहुत सारी मोमबत्तियां जल रही होती हैं। और यहाँ पर हम कुछ शैतान के पुजारियों को देखते हैं जो कि शैतान को समन करने के लिए अजीब से गाने वगैरह गा रहे होते हैं। हम आपको बुला रहे हैं, नर्क के देवता, हम जैसे लोगों की मदद कीजिए, हमारे सामने आ जाइए और हमारी सारी इच्छाओं को पूरा कीजिए। और ये सारी बातें ये बहुत बार रिपीट करते हुए कह रहे होते हैं। और तभी अचानक से यहाँ की सारी मोमबत्तियां बुझना शुरू हो जाती हैं। बाहर का मौसम भी खराब हो जाता है, हवाएं तेज हो जाती हैं और बहुत ज्यादा बारिश होनी शुरू हो जाती है। पूरे कमरे में अंधेरा छा जाता है और तभी यहाँ पर एक जोरों की बिजली कड़कती है और ये बिजली घर को चीरते हुए निकलती है जिसकी वजह से घर के अंदर एक छेद हो जाता है और इन सभी को लगता है कि इनकी इच्छा पूरी हो चुकी है। लगता है शैतान आ चुके हैं, हमारी इच्छा पूरी हुई। और इन सभी की नजर एक स्केलेटन के हाथ पर पड़ती है। जी गाइस, आपने सही सोचा, ये कौन हो सकता है? गाइस चीटिंग बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो को यहीं पर पॉज करके नीचे कमेंट्स में जरूर बताना कि ये बंदा कौन है। आप यहाँ पर आ चुके हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हम सभी लोग अपनी आत्मा को बेचने के लिए तैयार हैं। और तभी हम ब्रूक को देखते हैं। ब्रूक यहाँ पर लैंड हो चुका है। ये मैं कहाँ आ गया? मुझे मेरे दोस्तों के पास जाना चाहिए। क्या कहीं ये वापस तो नहीं जा रहे? शायद इन्हें हमारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुआ। हमें और चीजें देनी होंगी। शैतान जी रुक जाइए, क्या आपको किसी की बलि चाहिए? प्लीज हमें बताइए ना। या फिर किसी का खून चाहिए? हमें कुछ भी करके इन्हें वापस जाने से रोकना ही होगा। और ये सभी लोग ब्रूक से पूछते हैं कि इसे क्या चाहिए। क्या कहा? मुझे क्या चाहिए? हाँ। और देखता है कि सामने एक लड़की खड़ी है। भाई ये वो ना मांग ले यार। ब्रूक भाई, ब्रूक उस लड़की की तरफ ध्यान से देखता है जिसके बाद ब्रूक बोलता है, क्या मैं तुम्हारी पता है गाइस आपको क्या बोलता है बंदा? क्या मैं तुम्हारी देख सकता हूँ? जिसके बाद आवाजें आने लगती हैं। जल्दी करो, अपनी पेटी उतार कर शैतान जी को दे दो। इसके बाद हम नेवी की शिप को देखते हैं जहाँ पर लूफी जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। बुआ इसे मना करती है और तभी बाहर का दरवाजा खटखटाता है और बाहर वो नेवी ऑफिसर्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सच में किसी को हंसते हुए सुना था जो कि किसी लड़के की लग रही थी? जी सर, मैंने वो सुना था। उसने कहा था कि मैं और नहीं खा सकता और पायरेट ने प्रेस ऐसी बातें नहीं कह सकती है। जिसके बाद बुआ दरवाजा खोलती है और उन सारी प्लेट्स को लेकर आती है जो कि इसने खाने के लिए ली होती हैं। ये बहुत ज्यादा टेस्टी था, अब मैं इससे ज्यादा नहीं खा सकती हूँ। और बुआ एक डकार लेती है जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि बुआ जैसी एक स्नेक प्रिंसेस ऐसी हरकतें कर सकती है। मैंने खाना खा लिया है, तुम इस प्लेट को लेकर जा सकते हो और ये बिल्कुल मत भूलना तुम्हें मुझे एक दिन में 100 बार खाना देना होगा, 5 बार। पर मैम जी, अगर हम सारा खाना आपको दे देंगे तो हम लोग क्या खाएंगे यार? मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग भूखे मर सकते हो पर मेरे लिए खाना आना चाहिए, समझ गए ना? और गाइस अब एस की एग्जीक्यूशन को सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं और नेवी अपनी पूरी आर्मी को इकट्ठा कर रही है ताकि व्हाइट बीड से लड़ने की प्रिपरेशन को शुरू कर सके। और सरकार ने सभी वॉरलॉर्ड्स को होली लैंड ऑफ मैरी जॉयस में बुला लिया है और इन सभी को मस्त खाना वाना खिला रहे हैं ताकि सभी लोग साथ में मिलकर लड़ सके। जहाँ पर हम ब्लैक बीड, मीहॉक और गैको मौर्य को भी देखते हैं और यहाँ पर हम एस को देखते हैं। गार्प इसके साथ बातें कर रहा होता है। क्या तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से पूरी नेवी नहीं बल्कि पूरी सरकार हिली हुई है। और जोर जोर से हंसने लगता है और एस अपने फादर गार्प से कहता है, आपको मुझे मार देना चाहिए। क्या तुम
पागल हो चुके हो? मैं तुम्हें यहाँ पर मार दूं? हाँ, उससे कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि हमने समुद्र के राजा को गुस्सा दिला दिया है। अब उसके अहंकार को कोई भी नहीं रोक सकता है। जिसे सुनने के बाद एस रोने लगता है और व्हाइट बियर्ड को याद करता है। मैं चाहता था कि तुम और तुम्हारा छोटा भाई लूफी नेवी के ऑफिसर्स बनो, पर तुमने एक पायरेट बनना पसंद किया। और तुम अकेले नहीं हो, लूफी भी इस पूरी दुनिया में तबाही मचा रहा है। उसने एनिस लॉबी को तबाह किया, जिसके बाद मैं उसे वार्निंग देने के लिए उसके पास गया। मैंने उसे समझाया, पर उसने साबाओडी में एक और बड़ा कारनामा कर दिया। और हाँ, मैंने उसे उसके फादर के बारे में बताया, जिसे सुनने के बाद लूफी हैरान हो गया था। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ पर गार्प लूफी से कह रहा होता है कि तुम्हारे फादर का नाम है मंकी डी ड्रैगन और वो एक रेवोल्यूशनरी बंदा है। और तभी प्रेजेंट में एस कहता है, पर बदकिस्मती से लूफी और मेरे दोनों के नसों में इस दुनिया के सबसे खतरनाक क्रिमिनल का खून दौड़ रहा है। इसलिए हमारे लिए यह नामुमकिन था कि हम लोग एक नेवी के ऑफिसर्स बने। और उसके साथ साथ मैं ये कभी भी नहीं चाहता था कि उसका खून मेरी नसों में दौड़े। और इसीलिए मैंने उसका नहीं बल्कि अपनी माँ का सरनेम लिया, जो कि था पोर्टिकस। हाँ, मैं जानता हूँ। और एस व्हाइट बियर्ड को याद करते हुए कहता है कि मैं मंकी डी ड्रैगन को कभी भी अपना बाप नहीं समझूंगा, बल्कि उसकी जगह पर व्हाइट बियर्ड को अपना फादर समझेगा। और यहाँ पर लूफी एस के वीवर कार्ड को देख रहा होता है, जिसे देखकर बहुत उदास हो जाता है। वीवर कार्ड आधे से भी ज्यादा जल चुका है और बाहर इन सभी नेवी ऑफिसर्स की नजर एक शिप पर जाती है। ये सभी लोग एक पायरेट फ्लैग को देखते हैं, जो कि इन्होंने पहले से देखा हुआ है कहीं पर इन्हें याद नहीं आ रहा होता। और मोमोनका कहता है, लगता है वो कोई फालतू की शिप होगी। और हम उस शिप को देखते हैं और इस शिप के ऊपर हम बग्गी पायरेट्स को देखते हैं, जिन्हें हमने इस सीरीज के फर्स्ट पार्ट में देखा था। और ये सभी लोग कह रहे होते हैं कि अगर उन लोगों ने इन्हें देख लिया होता तो इनका खेल खत्म हो जाता। तो हम यहाँ पर पहुँच गए, अब आगे क्या करना है? इसके बारे में तुम लोग मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, यहाँ पर तुम सभी को आना था। मैडम जी, आपको तो पता ही है, हमारे कैप्टन बग्गी को नेवी ने गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग उन्हें बचाना चाहते थे। और ऐसा बोलने के बाद ये सभी लोग रोना शुरू कर देते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन तुम लोग अब आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि इसके बाद हम लोग काम बेल्ट में घुसने वाले हैं, जहाँ पर ढेर सारे सी मॉन्स्टर्स होते हैं। और उन लोगों ने जहाँ पर बग्गी को रखा हुआ है, वहाँ पर पहुँचने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिसको सिर्फ नेवी ही यूज कर सकती है। ये सुनने के बाद मोजी और काबाजी कहते हैं कि अगर ये लोग टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो वो लोग इनके कैप्टन बग्गी और एस एक साथ एग्जीक्यूट कर देंगे। लेकिन तुम्हारा वहाँ पर पहुँचना नामुमकिन है। जिसके बाद ये सभी लोग बग्गी को सलाम करते हैं। कैप्टन बग्गी जी, आपने हमारे लिए जो कुछ किया उसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब आप आराम से मरिएगा। और ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। और इस वक्त लूफी जिस शिप के ऊपर है, वो उसी रास्ते को यूज करने वाली है, जो कि सिर्फ नेवी ही यूज कर सकती है। और यहाँ पर हम एम्पल टाउन जेल को देखते हैं। ये वही जेल है जहाँ पर एस को रखा गया है, और ये इस दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है। यहाँ पर क्रिमिनल्स को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, बिल्कुल भी रहम नहीं खाया जाता। और आखिरकार 4 दिन और 12 घंटों के बाद लूफी अपनी मंजिल पर पहुंच चुका है, जहाँ पर एस को रखा गया है, यानी कि एम्पल टाउन। जिसके बाद वाइस एडमिरल मेमोनका गेट्स को ओपन करने का ऑर्डर दे देता है। दरवाजा खुलता है और ये सभी लोग एम्पल टाउन में पहुंच चुके हैं, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक प्रिजन है। और मेमोनका अपने साथियों से कहता है, बुआ हैनकॉक को बाहर बुलाओ, उसे बता दो कि हम एम्पल टाउन पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर लूफी बुआ के अंदर छुपकर एम्पल टाउन को देख रहा होता है। यार ये तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक जगह है। यहाँ पर काफी सारी शिप्स हैं, हमें थोड़ा सावधान रहना होगा लूफी। तो क्या उन लोगों ने एस को यहीं पर रखा है? हाँ, हो सकता है उन लोगों ने इसको पानी के बहुत ज्यादा अंदर रखा हो। इसके बाद बुआ शिप से उतर चुकी है, एम्पल टाउन की तरफ जा रही होती है, और मेमोनका के लोग इसके लिए सिंपिंग कर रहे होते हैं। क्या मैं इन सभी को पत्थर बना दूं? प्लीज अगर हो सके तो ऐसा मत करना। बुआ यार, हम अंदर पहुंच गए क्या? नहीं, हम अभी नहीं पहुंचे हैं लूफी, थोड़ा सा शांत रहो। जैसा तुमने कहा था, हम लोग तुम्हें एम्पल टाउन तक लेकर आ चुके हैं बुआ। पर जैसा कि तुम जानते ही हो, यहाँ पर किसी भी पायरेट का आना मना है। भले ही तुम एक वॉरलॉर्ड हो, लेकिन आखिर में तुम भी तो एक पायरेट ही हो। इसलिए अंदर जाने से पहले तुम्हारी पूरी बॉडी को स्कैन किया जाएगा और तुम्हारे ऊपर सी प्रिजन स्टोन को भी लगाया जाएगा। लूफी, वो मेरी पूरी बॉडी को चेक करने वाले हैं। तुम आगे बढ़ो, हम कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेंगे। ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। और एम्पल टाउन के अंदर बग्गी अपनी जेल से बाहर निकल चुका है। तभी एक लेडी यहाँ पर आती है और कहती है, सर जी, बुआ हैनकॉक यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ये सभी लोग एम्पल टाउन के अंदर एंटर करते हैं और अंदर जाते ही इन सभी को बहुत सारी आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि लोगों के चीखने और चिल्लाने की थी। बहुत सारे लोगों को एक साथ टॉर्चर किया जा रहा होता है। यहाँ का माहौल तो काफी ज्यादा खराब है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं नर्क में पहुंच चुका हूँ। और तभी इस जेल का वाइस वार्डन यहाँ पर आ जाता है और मेमोनका और बुआ हैनकॉक से मिलता है। मैं हूँ यहाँ का वाइस वार्डन, मेरा नाम है हनी हवाल। आपसे मिलकर अच्छा लगा। और आप पक्का बुआ हैनकॉक हो की है ना? मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। इससे मिलिए, ये है यहाँ की वाइस जेल मैनेजर, इनका नाम है डोमिनो। तो ठीक है, यहाँ से आपका सफर मेरे साथ है। और डोमिनो बुआ को लेकर आगे बढ़ने लगती है। अच्छा हुआ कि आप कोई कैदी नहीं है, वरना हम आपको 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलते हुए पानी के अंदर रखते थे। और उसी के हिसाब से हम यहाँ के कैदियों का लेवल डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हमारे पास 3 कैदी हैं, एस, जिनपे और क्रोकोडाइल। भाई साहब, क्रोकोडाइल भी है यहाँ पे? इन तीनों ने उस टेस्ट को पास किया था। इन तीनों को उस खौलते हुए पानी से कोई भी फर्क नहीं पड़ा, इसलिए हमने उन तीनों को यहाँ का सबसे खतरनाक क्रिमिनल घोषित कर दिया। और बताते बताते डोमिनो बुआ को एक प्राइवेट रूम के अंदर लेकर आ जाती है। तो अब यहाँ पर आपकी चेकिंग की जाएगी। सबसे पहले आप अपने क्लॉक को हटाइए, क्योंकि देखने से लग रहा है कि उसके अंदर कोई भी चीज आसानी से छुप सकती है। और मैं आपको कुछ और भी बताना चाहती हूँ, होशियारी बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर सीसीटीवी कैमरास निगरानी रखे हुए हैं। और आप प्लीज ये मत समझिएगा कि हम आप पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि बात तो ये है कि एम्पल टाउन के कोने कोने में कैमरास लगे हुए हैं, इसलिए आपके ऊपर भी 24 घंटे हमेशा कैमरास की नजर रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके ऊपर ये सी प्रिजन
स्टोन को लगाऊंगी जिससे कि आप अपनी ताकतों का यूज ना कर पाए। एक सेकंड मेरी बात सुनो, मैं कोई कैदी नहीं हूँ जो तुम मुझ पर इन हथकड़ियों को लगा सकती हो, समझ गई ना। इसके बाद बोआ कैमरे की तरफ देखती है और लूफी बोआ के कपड़ों के अंदर छुपा हुआ है और एस एम्पल टाउन की सबसे नीचे वाली जेल के अंदर कैद है इस वक्त। आपको ऐसा करना ही होगा, यहाँ के रूल्स ऐसे ही हैं। जिसे सुन के बोआ परेशान हो जाती है और इसे समझ नहीं आता कि अब इसे क्या करना चाहिए और लूफी ये सारी बातें चुपचाप सुन रहा होता है और अगर इन लोगों ने एक भी गलती की तो इनकी जान चली जाएगी। और गाइज एस के एग्जीक्यूशन को अब सिर्फ 33 आवर्स बचे हुए हैं। तो चलो अब इसे शुरू करते हैं। बुआ को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब इसे क्या करना चाहिए। इसके कपड़ों में अभी लूफी है और डोमिनो इसकी तरफ आगे बढ़ रही है। प्लीज मुझे चोट मत पहुंचाना। ये सुनने के बाद डोमिनो ब्लश करने लगती है और बुआ बिना टाइम वेस्ट किए इस पर अपना लव लव मेलो नाम का अटैक यूज कर देती है और यहाँ का कैमरा भी खराब हो जाता है क्योंकि बुआ ने कैमरे को भी पत्थर का बना दिया था। इसके बाद बुआ लूफी को बाहर निकालती है। लूफी मुझे माफ कर दो, पर हमारा सफर यहीं तक का था, मैं तुम्हें और आगे नहीं लेकर जा सकती। ऐसा मत कहो, अगर तुम नहीं होती तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता बुआ। लूफी मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें यहाँ पर बचकर रहना होगा। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हारा खेल खत्म, तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। इसलिए मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ से जिंदा बाहर आओगे। और लूफी बुआ का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तो ठीक है बुआ, मैं तुमसे वादा करता हूँ जैसा तुमने कहा है वैसा ही होगा। तुमने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हैंकॉक। और लूफी के मुंह से अपना नाम बिल्कुल सही सुनने की वजह से बुआ ब्लश करने लगती है। आखिरकार लूफी ने मेरा नाम सही से पुकार ही दिया, अब मैं खुशी से मर सकती हूँ। और ऐसा बोलने के बाद बुआ नीचे गिर जाती है। ओए बुआ क्या हो गया भाई, ठीक है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। मेरी बात सुन रही है तू? हेलो। पर बुआ अपने ही ख्यालों में खो रखी है और बाहर मुमुनका और हनिया बाल वेट कर रहे होते हैं। बुआ के बाहर आने का और हनिया बाल अपने विचारों में ही बिजी होता है, वो भी बुआ के बारे में। ये तुम क्या सोच रहे हो? हाँ, तभी हनिया बाल को एक कॉल आता है। हमें अंदर का कुछ नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि अंदर कुछ गड़बड़ हो गई है, जाकर चेक करो। अंदर का दरवाजा खोलते हैं और तभी बुआ बाहर आ जाती है और बुआ ऐसे बिहेव कर रही होती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। डोमिनो भी बाहर आ जाती है। मैंने इसकी पूरी बॉडी को सर्च किया पर मुझे कुछ नहीं मिला, सब कुछ सेफ है। कैमरा बिल्कुल ठीक हो चुका है। मैं कोई कैदी नहीं हूँ, फिर भी मुझे हथकड़ियाँ क्यों पहनाई जा रही हैं? हाँ, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और लूफी मौका देखकर यहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद ये सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और अब ये लोग नीचे जाने के लिए लिफ्ट का सहारा लेते हैं। लिफ्ट का दरवाजा बंद होने लगता है, लेकिन तभी बुआ देखती है कि उसके सामने लूफी है और अपने मन में कहती है कि लूफी अपना ख्याल रखना। तुम्हारा शुक्रिया बुआ। लूफी अपने लिप्स को मूव करते हुए लिप सिंक करता है। ये सुनने के बाद बुआ ब्लश करने लगती है और थोड़ा पीछे हट जाती है। ये तो मैं क्या हो रहा है? दरअसल अभी लूफी ने इसे थैंक यू कहा, पर इस बुआ को क्योंकि ये प्यार में पड़ चुकी है, इसे लगता है कि लूफी ने इसे आई लव यू कहा है और ऐसा सोचने की वजह से बुआ को हेडेक होना शुरू हो जाता है और नीचे गिर जाती है। क्या तुम ठीक हो? हेलो, ए लेडी। पर अब बुआ ने क्या बताए, ये बेचारी लूफी के प्यार में पागल। जिसके बाद ये लिफ्ट नीचे चली जाती है। ठीक है, ये लोग चले गए, अब मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। जिसके बाद एस के व्यूअर कार्ड को देखता है। यहाँ पर बुआ को होश आता है और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है आप ठीक हैं। हम लोग लेवल 1 को पार करने वाले हैं। और यहाँ पर सारे क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा चीख रहे होते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा क्रिमिनल्स हैं। अरे ये तो हमारा लेवल 1 है। इनका जुर्म तो बहुत ही छोटा है। हमने सारे कैदियों को अलग अलग लेवल्स में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि लेवल 1 क्रिम्सन फ्लोर, जहाँ पर हम नॉर्मल कैदियों को रखते हैं। लेवल 2 जिसके अंदर मॉन्स्टर्स रखे जाते हैं और लेवल 3 जिसके अंदर हो सकता है कि तुम लोग भूखे मर जाओ। उसके बाद लेवल 4 जहाँ पर हमेशा आग जलती रहती है। हमारे पास टोटल 4 लेवल्स हैं और फिलहाल के लिए हम लोग लेवल 4 पर जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है कि फायर फिस्ट एस लेवल 4 पर है? हाँ नहीं, ये सच नहीं है। हमारे पास उससे भी ज्यादा लेवल्स हैं। और लूफी एस के व्यूअर कार्ड को यूज करते हुए लेवल 1 के अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम बगी को देखते हैं जो कि उस जेल से बाहर निकल चुका है और जेल के अंदर कैद सभी लोगों का मजाक उड़ा रहा होता है। एते एते पाजी, ये देखो। साले एक बार बाहर निकलने दे, फिर तो नहीं बचेगा। और बग्गी इनका मजाक उड़ाते हुए यहाँ से भाग जाता है और जाते जाते एक ट्रांसपोंडर स्नेल को देखता है और बग्गी इसकी नजर में आ जाता है और हेडक्वार्टर में बग्गी की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है और हर जगह अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि बग्गी इस वक्त लेवल 1 में है और यहाँ के गार्ड्स आ जाते हैं बग्गी को पकड़ने के लिए। और लूफी ये सारा कुछ छुप कर देख रहा होता है। लूफी यहाँ से बाहर निकलता है और लेवल 1 में पहुंच जाता है और यहाँ पर बग्गी छुप कर इधर उधर जा रहा होता है। लेकिन तब ये गार्ड्स बग्गी को ढूंढ लेते हैं। बग्गी यहाँ से भाग रहा होता है और लूफी भी। और लूफी ठीक इसके ऊपर वाले फ्लोर पर होता है और बग्गी किसी तरह से अपनी जान बचा लेता है और देखता है कि इसके बगल में एक बटन है। ऐसा कौन ही पागल होगा जो कि इसे दबाएगा? हाँ, और तब ये गार्ड्स बग्गी को ढूंढ लेते हैं। जिसके बाद बग्गी गलती से उस बटन को दबा देता है, जिसकी वजह से लूफी के ऊपर बहुत सारे ट्रैप्स से हमला हो जाता है। लूफी बहुत मुश्किल से इन ट्रैप्स से बचता है। अरे यार ये क्या था? ये हमला क्यों हुआ? और भी अटैक्स होने लगते हैं इस पर। लूफी पर बहुत सारे ट्रैप्स से हमला होता है पर सभी से बच जाता है और वापस से आगे बढ़ने लगता है। और कुछ टाइम चलने के बाद लूफी उन्हीं लोगों से मिलता है जिसका बग्गी ने अभी थोड़ी देर पहले मजाक उड़ाया था। हे, तुम बाहर कैसे निकले? क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो प्लीज? नहीं यार, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। यहाँ पर मैं अपने भाई एस को बचाने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हें पता है उन्होंने उसे कहाँ पर रखा हुआ है? क्या कहा एस? हाँ, वही फायर फिस्ट वाला। हाँ वही। वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक पायरेट है। मुझे लगता है उन्होंने उसे लेवल 5 में रखा होगा। पर तुम वहाँ पर कभी नहीं पहुँच पाओगे। वहाँ पर पहुँचना नामुमकिन है क्योंकि उस जगह पर सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स होते हैं जिनके ऊपर 100 मिलियन से भी ज्यादा की बाउंटी होती है। हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं अगर तुम हमें छुड़ा दो तो। तुम्हें बस जेलर के रूम में जाना है और वहाँ
वहाँ से चाबी लेकर आनी है। और लूफी इसके बारे में सोचना शुरू कर देता है, पर तभी बग्गी चिल्लाते हुए लूफी के पास आने लगता है, जिसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अरे ये क्या हो रहा है भाई? और मॉन्स्टर बग्गी के ऊपर अपना अटैक परफॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से बग्गी 2 टुकड़ों में बट जाता है। पर बग्गी वापस से पहले जैसा हो जाता है, पर देखता है कि इसके बगल में लूफी है, जिसे देखकर बग्गी शॉक्ड रह जाता है। अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लूफी बग्गी को देखता है और उन सभी मोमेंट्स को याद करने लगता है जो कि इसने लॉकडाउन आर्क में एक्सपीरियंस किए थे। अरे ये तो बग्गी है। साले सिर्फ बग्गी? हाँ, वैसे मुझे नहीं पता था कि उन लोगों ने तुम्हें भी पकड़ लिया है। चुप कराए, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर आया हूँ, मुझे किसी ने पकड़ा नहीं है। कोई भी अपनी मर्जी से जेल के अंदर नहीं आता है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे बचाने यहाँ पर आए हो? हाँ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, समझ गया ना? और लूफी पर एक पंच मार देता है। साले तेरी दिक्कत क्या है? मैंने बुआ से प्रॉमिस किया था कि मैं किसी भी मुसीबत में नहीं फंसूंगा, पर तेरी वजह से चिलगोजे प्रॉब्लम में फंस गया मैं। साले इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं और तभी कुछ लोग इनके सामने से आने लगते हैं। लूफी देखता है कि इसके सामने से भी अटैक होने वाला है, हमें इनसे लड़ना होगा। साले पागल हो गया है, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम्हारी और उस शैंक्स की प्रॉब्लम क्या है। तुम इतना पॉजिटिव कैसे सोच लेते हो? हाँ ठीक है, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है बग्गी, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और बग्गी और लूफी मिलकर इन पर एक पंच मारते हैं और लूफी अपना गम गम विप नाम का अटैक यूज करता है इन मॉन्स्टर गार्ड्स से लड़ने के लिए। और तभी इनमें से एक गार्ड बग्गी को बस मारने ही वाला होता है। अरे रुक जाओ, मुझे छोड़ दो। और तभी बग्गी के फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे कुछ ऐसा कहने वाला हूँ? हाँ, और मॉन्स्टर बग्गी के ऊपर हमला कर देता है, पर बग्गी अपनी गर्दन को अलग करके हवा में उड़ना शुरू कर देता है और अपना अटैक करता है उस मॉन्स्टर के ऊपर और उस मॉन्स्टर को हवा में उड़ाते हुए जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। अब तुम मेरा कहर देखोगे। उस मॉन्स्टर को गोल गोल घुमाकर नीचे जमीन के ऊपर पटक देता है। अब तुम्हें पता चला बग्गी से पंगे लेने का क्या अंजाम होता है? हाँ, पर तभी बग्गी देखता है कि ये मॉन्स्टर दोबारा से खड़ा हो जाता है और इसके अटैक का इस पर कोई भी असर नहीं हुआ है और बग्गी पर अटैक कर देता है। बग्गी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है और तभी लूफी इस मॉन्स्टर पर एक पंच मार के इसे हरा देता है। अरे देखने से लगता है तुम पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पर अभी 4 लोग और बचे हैं। क्या तुम इनकी बात कर रहे हो? और बग्गी देखता है कि लूफी ने इन 4 को पहले ही हरा दिया है। और यहाँ पर हम कुछ ऑफिसर्स को देखते हैं जिन्हें एक कॉल आती है। क्या तुम्हें पक्का पता है कि यहाँ पर जिराफ की बाहर निकला है? हाँ, क्योंकि हमें 2 दिखाई दे रहे हैं और यहाँ तक उन लोगों ने हमारे 5 गार्ड्स को हरा दिया है। यहाँ पर बग्गी ये जानने के बाद कि लूफी एस को बचाना चाहता है, बग्गी चिल्ला देता है, जबकि लूफी को शांत रहने के लिए कहता है। क्या बंदा है ये? एक सेकंड, क्या तुम मेरे भाई को जानते हो? हाँ, मैं उसे जानता हूँ। और हम छोटी सी बैक स्टोरी को देखते हैं जहाँ पर बग्गी पायरेट्स पार्टी कर रहे होते हैं और एल्विडा कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो? पार्टी कर रहे हो? हाँ, तुम्हें लूफी को ढूंढना चाहिए। अरे चलो भी थोड़ा आराम कर लेते हैं। तभी एस यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि आप लोग लूफी को ढूंढ रहे हैं? हाँ, देखा, इसे पता है लूफी कहाँ पर है। पर एक सेकंड, अरे ये कौन है और हमारी शिप में घुसे कैसे? हाँ, तुम्हारी पार्टी खराब करने के लिए मैं माफी चाहता हूँ, पर मुझे खाने की काफी बढ़िया खुशबू आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आ गया। अब तुम इतने प्यार से कह रहे हो तो ठीक है, पर पहले अपना नाम बताओ। और कबाजी एस को पहचान लेता है कि पोर्टिगस डी एस है, व्हाइट बीयर्ड पायरेट्स का 2nd डिवीजन का कमांडर। क्या तुम व्हाइट बीयर्ड को जानते हो? हाँ? और ऐसा बोलने के बाद एस सो जाता है। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। उस दिन के बाद हम लोग काफी अच्छे दोस्त बन गए और ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ कि एस को नेवी ने पकड़ लिया। और ऐसा बोलकर बग्गी यहाँ से जाने लगता है। एक सेकंड रुको, यहाँ से बाहर 10 से भी ज्यादा नेवी की शिप्स हैं, तुम यहाँ से बचकर कभी नहीं जा सकते। ये सुनकर बग्गी अपना इरादा बदल लेता है और तभी बग्गी की नजर लूफी के हाथ पर जाती है। लूफी की बाजू पर एक लॉकेट बंधा होता है। अरे नहीं, ये वो लॉकेट नहीं हो सकता। मैं इसकी बहुत समय से तलाश कर रहा हूँ, लेकिन क्या पता हो सकता है। और उसे ध्यान से दिखता है। तो ठीक है भाई बग्गी, मैं चलता हूँ यार। और लूफी यहाँ से जाने लगता है कि तभी बग्गी इसे पकड़ लेता है। साले क्या है, तेरी दिक्कत क्या है? हाँ, मुझे जाने क्यों नहीं दे रहा? और तभी एम्पल टाउन के ऑफिसर्स यहाँ पर आ जाते हैं और इन दोनों पर फायर करने लगते हैं और लूफी यहाँ से भागने लगता है, लेकिन बग्गी इसे जाने नहीं देता। तुमने अपने हाथ में जो पहना है उसे मुझे दे दो। मैं तुझे क्यों दूं बे? ये मुझे नाम ही नहीं दिया था। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे ये दे दोगे तो मैं तुम्हें एस के पास ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें अपने दुश्मनों से बचना होगा। चलो मेरे पैरों को पकड़ लो और यहाँ से भागते हैं। क्या तुम्हारे पैर? पर किस लिए भाई? गाइस, दरअसल बग्गी अपनी बॉडी पार्ट्स को अलग कर सकता है और उन्हें हवा में इधर उधर कंट्रोल कर सकता है, पर जब वो ऐसा कर रहा होगा तो उसके पैर जमीन पर होने चाहिए। और वो इसलिए क्योंकि इसके पैर ही डिसाइड करते हैं कि ये कितनी रेंज तक अपनी बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर पाएगा। और बग्गी कहता है, आखिरकार मुझे वो चीज मिल ही गई जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैंने इस खजाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। इस खजाने को ढूंढने के लिए मैं एक ऐसी जगह पर चला गया जो कि नेवी का हाइड आउट था, जिसकी वजह से मैं पकड़ा भी गया और उसी की वजह से मैं यहाँ पर हूँ। पर जो होता है अच्छे के लिए ही होता है और आखिरकार मेरी किस्मत ने मेरा साथ दे ही दिया। हाँ, मेरा पीछा करो, मैं तुम्हें लेवल 2 तक लेकर जाता हूँ। साले मुझे लेवल 2 नहीं लेवल 5 तक जाना है। तुम सीधा लेवल 5 तक नहीं पहुँच सकते, पहले तुम्हें लेवल 2, फिर लेवल 3, लेवल 4 पर जाना होगा। और हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ लेवल 4 तक ही लेकर जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ वहाँ तक का ही रास्ता पता है। मैं कभी भी लेवल 5 तक नहीं गया। और बग्गी बताता है कि इसने लेवल 5 के बारे में बहुत सारे रूमर्स भी सुन रखे हैं। वहाँ पर जो क्रिमिनल्स होते हैं वहाँ की बाउंटी 100 मिलियन से भी ज्यादा की होती है। अच्छा, तो ऐसी बात है। हाँ ठीक है, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। यार मुझे नहीं पता था ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। और तभी लूफी इसे ये लॉकेट दे देता है। तुम्हें ये चाहिए ना, लो इसे ले लो। क्या तुम्हें पता है ये खजाने की चाबी है और फिर भी तुम मुझे ये दे रहे हो? हाँ, तुम इसे रख सकते हो क्योंकि अभी के लिए एस की जान बचाना ज्यादा जरूरी है, ना कि कोई खजाना। पर तुम मुझे इसे इतनी जल्दी क्यों दे रहे हो? अगर मैं इसे लेकर भाग गया और तुम्हें लेवल 4 तक नहीं पहुँचाया तो? मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बग्गी। ये सुनकर बग्गी की आंखें भर आती हैं। बग्गी उसे ले लेता है। आखिरकार मुझे ये मिल ही गया। अब मैं अपने खजाने के पास पहुँच सकता हूँ, पर मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा। और तभी बग्गी दीवार से भिड़ जाता है और तभी
लूफी को आइडिया आता है कि अगर ये लोग दीवारों को तोड़ते हुए जाएंगे तो जल्दी से जल्दी एस के पास पहुंच पाएंगे। और लूफी ठीक ऐसा ही करता है, इनके हेडक्वार्टर्स को तोड़कर आगे बढ़ने लगता है। और इससे पहले कि ऑफिसर्स सोच पाते कि यहाँ पर चल क्या रहा है, लूफी अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा लेता है और आगे जाकर एक और दीवार को तोड़कर बाहर निकलता है, पर नीचे गिरने लगता है। और लूफी देखता है कि नीचे बहुत बड़ा जंगल है और वहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं। ये है यहाँ का क्रिम्सन फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, पर इन पेड़ों के ऊपर पत्तियां नहीं कांटे हैं जो कि जेलर्स यूज करते हैं यहाँ के कैदियों को सजा देने के लिए। यहाँ पर एक भी घास नहीं है, बल्कि उसकी जगह पर कांटे हैं। इन कांटों का कलर पहले व्हाइट हुआ करता था, लेकिन समय के साथ साथ रेड हो गया और ये सब कुछ कैदियों के खून की वजह से हुआ है। तो क्या इसका मतलब है कि हमारा भी यही हाल होने वाला है? किस्मत से नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। मुझ पर इन कांटों का कोई भी असर नहीं होता है, बस तुम मुझे जोर से पकड़े रहना और मेरे दोनों पैरों को नीचे फेंक दो। लूफी ऐसा ही करता है और इसके दोनों पैरों को नीचे फेंक देता है। और क्योंकि बगी ने चॉप चॉप डेविल फ्रूट खाया होता है, इसके पैर उस क्रिम्सन क्रिस्टल से टकराने की वजह से कट जाते हैं, पर इस चीज का इस पर कोई भी असर नहीं होता है और आराम से उड़कर आगे बढ़ने लगता है। यहाँ से नीचे जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक सीढ़ियाँ और एक दूसरा रास्ता, और हम लोग अब दूसरे रास्ते को अपनाने वाले हैं। और ये दोनों एक बड़े से गड्ढे के सामने आ जाते हैं और लूफी को बताता है कि ये गड्ढा इन्हें सीधा लेवल 2 तक लेकर जाएगा। और क्योंकि यहाँ से कोई भी लेवल 2 तक नहीं जाना चाहेगा, इसलिए इस गड्ढे का कोई भी यूज नहीं करता है, पर इसका यूज तुम कर सकते हो। और लूफी बिना कुछ सोचे समझे उस गड्ढे के अंदर कूद जाता है। कितनी जल्दी थी इसको, सीधा नीचे कूद गया। चलो जाने दो, अब जो भी होगा इसके साथ होगा, मुझे तो मेरा खजाना मिल गया और मैं इसे लेकर खिसकने वाला हूँ। हाँ तो ठीक है लूफी, इसके बाद लेवल 3 में जाना, इसके बाद लेवल 4 में और आखिर में जाकर मर जाना। पर तभी बगी के ऊपर कोई हमला कर देता है और इसकी गर्दन को काट देता है। और ये काम एक गार्ड का होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाँ मेरी गर्दन काटने की? और बगी देखता है कि इसकी पूरी बॉडी उस कुएं के जरिए नीचे जा रही है और साथ साथ इसके पैर भी। और अब क्योंकि इसके पैर भी नीचे जा रहे हैं तो बगी के सर को भी नीचे ही जाना होगा। और लूफी के साथ साथ बगी भी इस गड्ढे के अंदर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूफी और बगी ये दोनों नीचे गिरने लगते हैं। नीचे गिरने के बाद बगी अपने आसपास देखता है और नोटिस करता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और बगी यहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी लूफी बगी का सर पकड़ लेता है। हाँ तो भाई आगे कहाँ पे जाना है? और बगी की बॉडी लूफी का पीछा करने लगती है और लूफी भागते हुए एक डेड एंड के पास पहुंच जाता है। यार अब क्या करेंगे बगी यार? लूफी अपने आसपास के एरिया को देखता है जो कि बहुत ज्यादा अजीब होता है। यहाँ पर कोई भी नहीं होता है। इसके बाद बगी अपने शरीर को वापस से जोड़ लेता है। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से इतनी आसानी से निकल जाओगे? हाँ ये लेवल 2 है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अभी तक तुम किसी मॉन्स्टर से नहीं लड़े हो। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स पाए जाते हैं। तो क्या तुम उसकी बात कर रहे हो? और देखते हैं कि इनके सामने एक मॉन्स्टर आ रहा होता है, पर जब ध्यान से देखते हैं तो एक हिप्पो का बच्चा होता है। ये तेरा मॉन्स्टर है? ये तो एक छोटा सा बच्चा है, इससे ज्यादा डरावना तो तू है भाई। ये नहीं हो सकता, जरा इसे देखता हूँ। और तभी ये मॉन्स्टर अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और बगी को खा जाता है और लूफी को खाने के लिए भी तेजी से आगे बढ़ता है, पर लूफी इससे बच जाता है और ये मॉन्स्टर दीवार में भिड़ जाता है और ये दोनों अपनी जान बचाकर इससे भागने लगते हैं। ये एक हिप्पो का बच्चा है, पर कितनी तेजी से भाग रहा है भाई। अपनी जान बचाकर भाग। और भागते हुए एक छोटी सी गली के अंदर घुस जाते हैं। और बगी इसने तेरी पूरी बॉडी को खा लिया है, क्या तुझे कोई दिक्कत नहीं? और बगी हंसते हुए कहता है कि जैसा कि तुम्हें पता ही है मैंने चॉप चॉप डेविल फ्रूट खा रखा है और उसके हिसाब से अगर कोई इसकी बॉडी को टुकड़ों में भी बांट दे तो ये फिर भी अपनी बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। और ऐसा बोलने के बाद बगी अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इस हिप्पो की बॉडी के अंदर हलचल होने लगती है और दीवार से टकरा कर बेहोश हो जाता है और बगी की बॉडी इसके मुंह से बाहर निकल जाती है। कितने अजीब हो तुम। और यहाँ पर एक ट्रांसपोंडर स्नेल होता है और ऑफिसर्स इन्हें स्पॉट कर लेते हैं। बगी इस वक्त लेवल 2 में है, वहाँ पर वो अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। और ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी बगी को एक आवाज सुनाई देती है और यहीं पर रुक जाता है। क्या हुआ बगी भाई, अचानक से क्यों रुक गया तू? और तभी यहाँ पर एक अजीब सा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बगी को टुकड़ों में काट देता है। अरे ये तो एक मॉन्स्टर मेंटिस है। ये एक टिड्डा होता है जो कि बहुत खतरनाक सा दिख रहा है। इसके बाद टिड्डा कुछ ऐसा करता है, बहुत सारे हमले करता है और इसका टैलेंट देखने के बाद लूफी और बगी तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद मेंटिस अपने दोनों हाथों को जमीन के अंदर गाड़ लेता है। लगता है इसके हाथ फंस चुके हैं। हाँ देखने से तो ऐसा ही लगता है। और बगी और लूफी इसे ऐसे ही छोड़कर यहाँ से जाने लगते हैं। यार बगी यार कुछ ढंग का मिल जाए यहाँ पे हैं? क्या ये अजीब अजीब से मॉन्स्टर्स, क्या ये सच में दुनिया की सबसे खतरनाक जेल है या कोई मजाक? और तभी अचानक से इनके सामने एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से ये टिड्डा जो कि जमीन में फंसा हुआ था ये आजाद हो जाता है। और जैसे ही लूफी अपने सामने देखता है तो इनके सामने एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है, जिसे देखकर ये दोनों बुरी तरह से डर जाते हैं। और मॉन्स्टर बगी और लूफी इन दोनों का पीछा करने लगता है और भागते भागते ये दोनों पतली गली में आ जाते हैं जहाँ पर ये मॉन्स्टर नहीं आ पाता। पर ये मॉन्स्टर फिर भी जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश करता है। लगता है मुझे इससे लड़ना ही होगा। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है ये कितना बड़ा और ताकतवर है? पर तभी बगी को आइडिया आता है कि जब तक लूफी इससे लड़ रहा है ये यहाँ से भाग सकता है और लूफी को लड़ने के लिए बोलकर खुद यहाँ से जाने लगता है। गया थर्ड। और लूफी अपने हाथ को बहुत बड़ा कर लेता है। यहाँ पर हम लेवल 2 के कुछ जेलर्स को देखते हैं जिन्हें एक कॉल आती है और उस कॉल में बताया जाता है कि हमें पता चल चुका है कि बगी के साथ इस वक्त कौन है। उसका नाम है मंकी डी लूफी। वो इस वक्त लेवल 2 में है और तुम सभी को उसे पकड़ना होगा। और ये सभी लोग लूफी को पकड़ने के लिए यहाँ से जाने ही लगते हैं। लेकिन तभी लूफी दीवार तोड़कर यहाँ पर आ जाता है जायंट पिस्टल और मॉन्स्टर इनके सामने आकर गिर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर
पर तबाही मच जाती है और यहाँ का कैमरा भी खराब हो जाता है। यहाँ पर हम बोआ और बाकी सभी को देखते हैं और ये सभी लोग लेवल 4 पर आ चुके हैं। ये वार्डन का ऑफिस है जिसका नाम है मैगिलन। ये बंदा एम्पल टाउन का वाइस वार्डन है। डोमिनो बताती है कि अभी यहाँ पर वो वार्डन नहीं है क्योंकि कुछ समय से उसका पेट खराब चल रहा है, इसलिए वो अपना आधे से ज्यादा समय वॉशरूम में व्यतीत करता है। और ये बंदा भर भर कर जंक फूड खाता है और 8 घंटे की नींद भी लेता है और सिर्फ 4 घंटे ही काम करता है। और हाँ, एक और बात, उन्होंने एक डेविल फ्रूट खाया हुआ है जिसकी वजह से उनका पूरा शरीर पॉइजन का बन चुका है। तभी दरवाजा खुलता है और मैगिलन बाहर आ जाता है। देरी के लिए माफी चाहता हूँ, मैंने एक जहरीला सूप पी लिया था जिसकी वजह से मेरा पेट खराब हो गया। और इस बंदे ने वेनम डेविल फ्रूट खाया है। मुझे पॉइजन खाना बहुत पसंद है। और तभी इसके पेट से आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद ये बंदा एक जोर की डकार मारता है जो कि असल में एक पॉइजनस गैस होती है। और डोमिनो बोआ को एक मास्क दे देती है। प्लीज इसे पहन लीजिए। जब ये डकार मारते हैं तो एक जहरीली गैस निकलती है। और हनियाबल कुछ ज्यादा ही इनहेल कर लेता है इस गैस को, जिसे देखकर मैगलन हंसने लगता है। और तभी बोआ मैगलन पर एक एक करके इसके ऊपर चढ़ जाती है। मैं एक पायरेट एम्प्रेस हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर डकार मारने की? हाँ, तभी यहाँ का ट्रांसपोंडर स्नेल बजने लगता है। हनियाबल कॉल को उठा लेता है ये मेरी कॉल थी, तुमने इसे कैसे उठा लिया? हाँ, और उसके ऊपर एक डकार मार देता है जिसकी वजह से हनियाबल बेहोश हो जाता है। हमारे वाइस वार्डन के ऊपर जहर का असर हो चुका है, इनके लिए जल्दी से एंटीडोट लेकर आओ। और यहाँ पर मैगलन को कॉल पर बताया जाता है कि एम्पल टाउन में कोई घुस चुका है। ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा आज तक नहीं हुआ है कि कोई एम्पल टाउन के अंदर आ चुका है। और बोआ टेंशन में आ जाती है कि कहीं लूफी पकड़ा ना जाए, इसलिए ये लूफी को बचाने के लिए मैगलन से कहती है, प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए ना, मुझे ए से मिलना था, मैं काफी समय से वेट कर रही हूँ। देरी के लिए माफी चाहता हूँ, चलो चलते हैं इससे मिलने के लिए। और हेडक्वार्टर्स में इन लोगों को समझ नहीं आता कि लूफी अंदर घुसा कैसे। और ऊपर से हमारा कांटेक्ट भी टूट चुका है लेवल 2 के साथ, पता नहीं वहाँ पर क्या हुआ होगा। और हम लेवल 2 के कंट्रोल रूम को देखते हैं जो कि पूरे तरीके से तबाह हो चुका है। और बगी की नजर लूफी पर जाती है जो कि बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। अरे और तो इतना छोटा कैसे हो गया? वो इसीलिए क्योंकि अभी अभी मैंने अपना गियर 3 यूज किया। और हम देखते हैं कि लूफी ने इस मॉन्स्टर को हरा दिया है और लूफी पहले जैसा हो जाता है। ठीक है, जल्दी करो, हमें लेवल 3 तक पहुंचना होगा। लेकिन तभी इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगती है और ये सभी वही कैदी होते हैं जो कि बगी और लूफी की तारीफ कर रहे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद बगी को एक आइडिया आता है। और एक कैदी कहते हैं कि क्या तुम हमें वो चाबी दे सकते हो और क्या आप प्लीज हमें आजाद कर सकते हो? लेकिन लूफी कहता है कि हमारे पास इन सब चीजों के लिए समय नहीं, हमें इसको बचाना है, जल्दी करो। अरे 1 सेकंड रुको। और हम जेल में मिस्टर 3 को देखते हैं। अरे ये तो वही है। क्या तुम लोगों को आजाद होना है? हाँ, क्या तुम्हें ये चाबी चाहिए? और सभी लोग चिल्लाकर हाँ कहते हैं, जिसके बाद बगी अपनी पावर्स का यूज करता है और अपने हाथ को अलग करके इन सभी की जेल्स को खोल देता है और ये सभी लोग आजाद हो जाते हैं। और बगी इन सभी को आजाद कर देता है और इन सभी से कहता है, चलो अब मुझे थैंक्स कहो, अब से मैं तुम्हारा लीडर हूँ, समझ गए ना? और हंसते हुए सोचता है कि अगर ये यहाँ पर भगदड़ मचा देगा तो ये यहाँ से भाग सकता है। और तभी लूफी बगी को पकड़कर घसीटने लगता है। तेरा बहुत हो चुका, ठीक है ना, चुपचाप मेरे साथ चल। और बगी को खींचकर आगे बढ़ने लगता है। और तभी इन सभी कैदियों के सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है और यहाँ पर बगी लूफी से कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैं तुम्हें लेवल 4 तक लेकर जा सकूंगा। दरअसल मुझे बस वो खजाने की चाबी चाहिए थी, इसलिए मैंने ये झूठ कहा। साले तूने मेरे से झूठ कहा? हाँ। और बगी जोर जोर से हंसने लगता है। लेकिन तभी देखते हैं कि इनके सामने वही सभी कैदी भागते चले आ रहे हैं। और क्योंकि ये सभी लोग पागलों की तरह भाग रहे होते हैं तो लूफी और बगी को भी इनके साथ भागना पड़ता है, क्योंकि इनके पास बचने के लिए कोई और रास्ता नहीं होता है। और ये सभी लोग अपनी अपनी जेल के अंदर जाकर छुप जाते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। अरे तुम्हें क्या हुआ? वापस से जेल के अंदर क्यों चले गए? वो इसलिए क्योंकि अभी अभी हमने सच्चाई का सामना कर लिया, हम जेल में ज्यादा सुरक्षित रहेंगे। अरे ओ बगी, चल मुझे लेवल 3 तक का रास्ता बता अब। पर मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है, साले तेरी। और तभी यहाँ पर एक कैदी आ जाता है। क्या तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है? मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, मुझे यहाँ का चप्पा चप्पा मालूम है, तुमसे मिले हुए काफी समय हो गया। पर भाई तू कौन है? और मिस्टर 3 अपने बालों को दिखाता है। ये तो मुझे कहीं देखा हुआ लग रहा है। और लूफी मिस्टर 3 के साथ हुई फाइट के बारे में याद करता है लिटिल गार्डन में। तुम तो वही हो ना मिस्टर 3, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और यहाँ पर हम नेवी के हेडक्वार्टर को देखते हैं, जहाँ पर सेनगोकू को एक आदमी बताता है कि एम्पल टाउन के अंदर स्ट्रॉ हैट लूफी घुस चुका है। क्या कहा तुमने? स्ट्रॉ हैट लूफी? मुझे तो लगा था कि कुमा ने उसका खेल खत्म कर दिया। वो एम्पल टाउन में कैसे चला आया? चलो कोई बात नहीं, आखिरकार वो इस दुनिया की सबसे खतरनाक जेल के अंदर घुसा है, वहाँ से बचना नामुमकिन है। अब उसका खेल वहीं पर खत्म हो जाएगा, क्योंकि उस जेल से आज तक एक भी कैदी बाहर नहीं जा सका। हाँ, लेकिन 20 साल पहले ऐसा एक कैदी था जो कि एम्पल टाउन को तोड़कर वहाँ से जिंदा बाहर आया था, और उसका नाम था शीकी द गोल्डन लायन। पर यहाँ पर एम्पल टाउन की जेल के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं। ये बंदा एक वॉरलॉर्ड है और कोई इसे चेन से बांध रहा होता है। मैं तो जरा सा भी नहीं हिल पा रहा। और तभी हम देखते हैं कि एज भी इसके पास में ही होता है। आखिर अब वो लोग आपको भी चोट पहुंचाने लग चुके हैं, है ना कैप्टन? मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मुझे इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं इंसानियत के लिए नहीं लड़ पा रहा हूँ। और गाइस, इस बंदे का नाम है जिम्बे। ये बंदा एक वॉरलॉर्ड है और इसके ऊपर 250 मिलियन बेरीज की बाउंटी भी है। मैं नहीं चाहता कि ये फाइट हो, और अगर इस फाइट को रोकने के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ी तो मैं खुशी खुशी अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। इसलिए मैंने अपने वॉरलॉर्ड के टाइटल को भी छोड़ दिया है। और यहाँ पर ये नेवी ऑफिसर्स देखते हैं कि लेवल 2 डिस्ट्रॉय हो चुका है। हमें स्ट्रॉ हैट लूफी मिल गया, पर वो अकेला नहीं है, उसके साथ 2 और लोग हैं, और अब कुल मिला के ये लोग 3 लोग हो चुके हैं। और हम लूफी और इन बाकी सभी को देखते हैं जो कि लेवल 2 के अंदर इधर उधर भाग रहे होते हैं और इनके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स पड़े होते हैं। तभी लूफी भागते हुए रुक जाता है। या मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं इधर उधर भागता
देखता रहूं। गम गम पिस्टल। लूफी एक मॉन्स्टर पर हमला करता है और इस हमले की वजह से ये बड़ा सा मॉन्स्टर बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट हो जाता है और वापस से इनका पीछा करने लगता है और ये तीनों वापस से अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगते हैं। ये मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा देर तक इनका पीछा करते हैं। तब ये सारे मॉन्स्टर्स रुक जाते हैं और देखते हैं कि लूफी यहाँ से गायब हो चुका है और तभी किसी के चलने की आवाज आने लगती है। ये मॉन्स्टर्स कान लगा के सुनते हैं और उस आवाज का पीछा करने लगते हैं और बगी और ये बाकी सभी लोग भी ये सब कुछ छुप कर देख रहे होते हैं और ये लोग नीचे आ जाते हैं। देखा तुमने मेरा प्लान कितना कामयाब रहा। और हम देखते हैं कि ये आवाज बगी के पैर कर रहे होते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर्स इसकी चाल में नहीं फंसते हैं और वापस से इनका पीछा करने लगते हैं। और मिस्टर 3 बताता है कि ये इंसान और शेर का मिक्सचर है और इन्हें मैंटिकोर कहा जाता है और ये लोग इंसानों को खाते हैं। अगर इन लोगों ने हमें पकड़ लिया तो हमारी हड्डियां भी नहीं बचेंगी। तुमने कहा था कि तुम हमारी हेल्प करोगे, है ना? हाँ, मैंने कहा था मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा, पर फिलहाल हमें मिलकर यहाँ से बाहर निकलना होगा। ठीक है, मुझे यहाँ से लेवल 3 तक के जाने का रास्ता बताओ। क्या कहा? लेवल 3 तक? हाँ हाँ, दरअसल ये लूफी अपने भाई एस को बचाने के लिए यहाँ पर आया हुआ है और मिस्टर 3 डरते हुए कहता है पक्का उन लोगों ने उसे लेवल 5 में रखा होगा। और ऐसा बोलने के बाद मिस्टर 3 यहाँ से भागने लगता है पर लूफी इसे भागने नहीं देता। मुझे लेवल 3 का रास्ता बताओ अभी इसी वक्त। और मिस्टर 3 सोचता है कि लेवल 3 तक के जाने का रास्ता लेवल 2 से होकर है और इन्हें लेवल 3 तक का रास्ता बता के खुद ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मेरा पीछा करो। और चलते चलते एक बड़े से जानवर से टकरा जाता है। अरे ये क्या है? और ये सभी देखते हैं कि इनके सामने एक बहुत बड़ा सा मॉन्स्टर होता है जिसका नाम है स्फिंक्स। ये एक अजीब सा क्रीचर है जिसका फेस ह्यूमन का है और पूरा शरीर लायन का है और इसके शरीर के ऊपर पंख भी हैं। बाकी मॉन्स्टर्स भी यहाँ पर आ जाते हैं पर ये सारे मॉन्स्टर स्फिंक्स को देखकर डर जाते हैं और मिस्टर 3 डर के मारे फ्रीज हो जाता है और तभी स्फिंक्स अपना अटैक करता है इन लोगों पर ये इनके अटैक को डॉज कर लेते हैं और बगी और मिस्टर 3 डिसाइड करते हैं कि ये लोग लेवल 4 पर नहीं जाएंगे और ना ही एस को बचाने में लूफी की हेल्प करने वाले हैं, बल्कि ये बस यहाँ से जिंदा वापस जाना चाहते हैं अब। और ये आपस में हाथ मिला लेते हैं और लूफी इन्हें देखकर कहता है ये तुम लोग क्या कर रहे हो? और तभी स्फिंक्स लूफी पर अटैक कर देता है पर लूफी इसके अटैक से बच जाता है और इस मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए इसके सर के ऊपर अपना अटैक परफॉर्म करता है गम गम बजूका। पर इसकी वजह से स्फिंक्स को गुस्सा आ जाता है। अरे तुमने तो इसे गुस्सा दिला दिया और बगी हवा में उड़ने लगता है। अरे आओ नीचे आ, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ, ये कैसी टीम है तुम्हारी? हाँ, लेकिन तभी स्फिंक्स मिस्टर 3 पर हमला कर देता है पर जैसे ही मॉन्स्टर चेक करता है तो मिस्टर 3 यहाँ पर नहीं होता, इसकी जगह पर कुछ और ही होता है। मिस्टर 3 साइड से निकलता है और कहता है ये तो मेरी ताकत का बस एक छोटा सा नमूना था, ये बस एक वैक्स का स्टैचू था। काश मिस गोल्डन वीक यहाँ पर होती ताकि इसे कलर कर पाती, पर तुम जैसा एक बेवकूफ जानवर बिना कलर के भी कंफ्यूज हो जाएगा। जिसके बाद मिस्टर 3 अपनी पावर्स का यूज करने लगता है और अपने ही जैसे ढेर सारे स्टैचूज बनाने लगता है। क्या तुम बता सकते हो कि इनमें से असली वाला कौन सा है? हाँ, और मिस्टर 3 अपने सारे स्टैचूज में ब्लेंड हो जाता है। पिंक्स उन सभी स्टैचूज को तोड़ना शुरू कर देता है और इस मौके का फायदा उठाकर बगी और मिस्टर 3 यहाँ से भागने लगते हैं। तभी स्फिंक्स के पैरों के नीचे की जमीन टूट जाती है और नीचे की तरफ धंसने लगता है। लूफी भी इसके ऊपर ही खड़ा होता है और ये सभी लोग लेवल 3 की तरफ नीचे गिरने लगते हैं। और यहाँ पर जेल के अंदर हम जिम्बे और एस को देखते हैं। मुझे पायरेट्स बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन व्हाइट बीयर्ड की बात ही कुछ अलग थी और क्योंकि मैं एक वॉरलॉर्ड था तो मैं अक्सर व्हाइट बीयर्ड की पायरेट की शिप में जाया करता था। तुमने तो मुझे एक बार मार ही डाला था, है ना? मैं तुम्हारे लिए भी यही कह सकता हूँ, काश मैं व्हाइट बीयर्ड के लिए कुछ कर पाता, क्योंकि व्हाइट बीयर्ड इकलौता ही ऐसा पायरेट था जिसकी वजह से मेरा होम टाउन यानी कि फिशमैन आइलैंड बिल्कुल सुरक्षित है। पायरेट किंग के मरने की वजह से बहुत सारे लोग पायरेट्स बन गए और वो सभी ग्रैंड लैंड में आने लगे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मेरे आइलैंड यानी कि फिशमैन आइलैंड में भी आने लगे। उन लोगों ने मेरे आइलैंड में घुसकर बहुत सारी मरमेड्स को मार डाला और उन्हें स्लीव्स के नाम पर बेचना शुरू कर दिया। मेरे आइलैंड की हालत बहुत ज्यादा खराब थी और उसके बाद व्हाइट बीयर्ड आया और उसने कहा कि ये पूरा आइलैंड उसकी टेरिटरी है और उसके उन शब्दों ने सभी पायरेट्स को मेरे लैंड से भगा दिया और उसी की वजह से मेरा पूरा आइलैंड सुरक्षित हो गया और मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता। इसीलिए मैं व्हाइट बीयर्ड को बचाना चाहता हूँ और मैं इस फाइट को नहीं चाहता। काश मैं व्हाइट बीयर्ड के लिए कुछ कर पाता और मैं तुम्हें भी बचाना चाहता हूँ। बस करो यार, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे दर्द होने लगा। लेकिन मैंने अभी भी हार नहीं मानी है, मुझे अभी भी लगता है कि ऐसा कोई चमत्कार जरूर होगा जो कि सब कुछ बदल के रख देगा। और तभी इन दोनों को किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। तुम लोग तो काफी अच्छी बातें कर लेते हो, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे कि व्हाइट बीयर्ड को मारने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। और हम इस बंदे का हाथ देखते हैं जो कि क्रोकोडाइल की तरह लग रहा होता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम व्हाइट बीयर्ड को हरा दोगे? हाँ, मैं अकेला नहीं हूँ जो कि उसे मारना चाहता है। और यहाँ पर जितने भी कैदी होते हैं सभी लोग कहने लगते हैं कि व्हाइट बीयर्ड को मार डालो, बस मुझे यहाँ से बाहर निकालो, व्हाइट बीयर्ड को मैं खुद ही मार दूंगा। और व्हाइट बीयर्ड के खिलाफ सभी लोग चिल्लाने लगते हैं और ये सभी लोग जमीन में अपना पैर पटकने लगते हैं और इसकी आवाज पूरे एम्पल टाउन में गूंजने लगती है। जिसके बाद क्रोकोडाइल कहता है जिम्बे और एस, तुम लोगों को पता ही होगा कि इस दुनिया में बहुत सारे पायरेट्स हैं जो कि रॉजर और व्हाइट बीयर्ड से कभी भी नहीं जीत पाए, इसलिए उनका गुस्सा उन दोनों के प्रति बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर नेवी के कुछ ऑफिसर्स उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर लूफी ने तोड़ फोड़ मचाई होती है। सर, हमें लूफी यहाँ पर नहीं मिल रहा, हमें लगता है कि वो इस गड्ढे के सहारे नीचे लेवल 3 में पहुंच चुका है। और तभी एक दरवाजा खुलता है और यहाँ के जितने भी कैदी होते हैं सभी लोग अपनी जेल से बाहर निकल चुके हैं और इन सभी ऑफिसर्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और कंट्रोल रूम में ये सारा नजारा देख रहे होते हैं कुछ ऑफिसर्स और इन्हें समझ नहीं आता कि इन कैदियों के पास चाबी कैसे आ गई। और ये सारे कैदी इन ऑफिसर्स को घेर लेते हैं, हमें हेल्प चाहिए, जल्दी आओ। और ये सारे कैदी इन पर हमला कर देते हैं और ये सब देखते हुए कंट्रोल रूम में सभी लोग कहते हैं जल्दी से लेवल 2 में अपने सोल्जर्स को भेजो, बहुत बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। और तभी एक ऑफिसर यहाँ पर आता है और बताता है कि सेनगोकू ने बताया है कि लूफी यहाँ पर क्यों आया है। इस
लूफी का भाई है। अच्छा तो अब समझ में आया, वो इसलिए नीचे जा रहा था ताकि एस को बचा सके। हाँ तो ठीक है, जल्दी से वार्डन को इसके बारे में आगाह कर दो और लेवल 2 के सभी कैदियों को दोबारा से हिरासत में ले लो। और इसी के साथ इस सीरीज का 40th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना और इस वीडियो का कमेंट टारगेट रखते हैं 7K कमेंट्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।